पहला प्रश्न है, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर किसका प्रयोग करते हैं? मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर कंप्यूटर की एक बड़ी यूनिट, कंप्यूटर का एक बड़ा रूप है और इसको जो है यूजर्स, जो यूज करने वाला उपयोगकर्ता होता है, वो किसका यूज करते हैं? तो वो यूज करते हैं टर्मिनल का। टर्मिनल क्या होता है? टर्मिनल एक ऐसी शब्दावली है जिसमें हम रखते हैं कीबोर्ड को, और कीबोर्ड के अलावा इसमें रखा जाता है वीडीयू। वीडीयू मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसको हम मॉनिटर भी कहते हैं। तो मेन फ्रेम या बड़े आकार वाले जो सुपर कंप्यूटर हैं, इनमें हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो यूजर्स के लिए यूज करने वाला टर्म है वो है टर्मिनल। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। और इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सर्वर वे कंप्यूटर हैं जो कनेक्टेड होते हैं। दोस्तों, ये कुछ ऐसे इस पेपर में, इस कंप्यूटर से संबंधित शब्दावली में ऐसे बहुत सारे फैक्ट आपको आएंगे जिनसे आप कभी न कभी सुने होंगे, परिचित रहे होंगे, अथवा पेपर में कभी देखे होंगे। ठीक है, तो सर्वर क्या है? वे कंप्यूटर हैं जो कनेक्टेड दूसरे कंप्यूटरों से क्या करते हैं? रिसोर्सेस प्रोवाइड कराते हैं। यानी जो सर्वर होता है एक ऐसा कंप्यूटर होता है जहां से अन्य कंप्यूटर जो जुड़े हैं उनको वो रिसोर्स प्रोवाइड कराता है, यानी कंटेंट प्रोवाइड कराता है। वो होता है नेटवर्क। नेटवर्क मतलब एक सर्वर के द्वारा अन्य सभी को प्रोवाइड कराया जाना। जैसे हम कोई ऑनलाइन फॉर्म भर रहे होते हैं तो कह देते हैं सर्वर डाउन है, तो जहां से वो फॉर्म फिल करने के जो प्रोसेस चल रही है, यानी वो जो नेटवर्क है वो अगर बिजी है या उसमें ज्यादा भीड़ हो गई है ऐसा कहें, ठीक, तो इसलिए वो धीमा चल सकता है। तो सर्वर क्या करता है? नेटवर्क के द्वारा अन्य कंप्यूटरों को क्या करता है? रिसोर्स प्रोवाइड कराता है। जैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लिंक होती है, राइट। चलो, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस टोपोलॉजी में नेटवर्क एक ही केबल से कनेक्टेड किए जाते हैं। टोपोलॉजी एक प्रकार का प्रकार है। टोपोलॉजी एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी भी सिस्टम को, किसी भी कंप्यूटर उपकरण को नेटवर्क से जोड़ पाते हैं। ठीक है, तो टोपोलॉजी एक प्रकार की प्रोसेस है और उस प्रोसेस में नेटवर्क एक ही केबल से कनेक्ट करते हैं। तो एक केबल से अन्य सभी उपकरणों को कनेक्ट करके उसको नेटवर्क प्रदान करना, उसको डेटा प्रदान करना है, उसको नेटवर्क मतलब इंटरनेट प्रदान करना क्या कहलाता है? बस टोपोलॉजी कहलाता है। जैसे ये सिस्टम है, यहाँ से दो कंप्यूटरों के लिए आप जो है यहाँ से वायर कनेक्ट कर रहे हैं अलग अलग दो कंप्यूटरों के लिए, ठीक, लेकिन ये जो बस टोपोलॉजी है ये एक ही डेटा से यहाँ ये इंटरनेट डेटा प्रोवाइड करा रहा है और इससे जो कनेक्ट है ये कंप्यूटर एक है, ये कंप्यूटर दो है। तो यानी इसी से एक ही सिस्टम के माध्यम से अन्य कंप्यूटरों को जोड़कर, यानी एक ही वायर के माध्यम से क्या करता है? वो नेटवर्क प्रदान कर रहा है, उसको हम कहेंगे बस टोपोलॉजी। और ये बस टोपोलॉजी में और भी बहुत सारे आप कंप्यूटरों को यहाँ ऐड कर सकते हैं, राइट। इस तरीके से इसको कहेंगे बस टोपोलॉजी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बड़े पैमाने पर भौगोलिक रूप से अलग अलग फैले हुए ऑफिस लैंस एक कारपोरेट के उपयोग से कनेक्ट किए जा सकते हैं। तो जैसे बहुत सारे बिल्डिंग हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, एक बड़े जो बिल्डिंग होती है उनमें यदि संचालित हैं किसी, जैसे हम स्किल पार्क नाम दे देते हैं, आईटी पार्क नाम दे देते हैं, बहुत सारी आईटी कंपनियों का समूह होता है, वो अपने अपने सर्वर अपने अपने कंप्यूटरों को संचालित करते हैं। तो वो लैन के माध्यम से संचालित करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। और जब यह लोकल एरिया नेटवर्क बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है, बड़े पैमाने पर बड़े भौगोलिक क्षेत्र में, यानी पूरे देश में या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, तो उसको हम कहते हैं वैन। वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। और ये जो नेटवर्क है ये बड़े पैमाने पर विशाल क्षेत्रों में प्रदान किया जाने वाला नेटवर्क का प्रकार है। लैन लोकल एरिया नेटवर्क का प्रकार है, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो जैसे स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में जो संचालित होता है लैन होता है, वैन जो है विशाल बड़े स्तर पर प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई भी बैंक का एटीएम है तो कई क्षेत्रों में होता है, तो वैन का प्रकार है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई गई एटीएम की सुविधा किस नेटवर्किंग का उदाहरण है? तो इसकी हमने विस्तृत चर्चा की। ये वैन का उदाहरण है, वैन का। और ये जो है व्यापक क्षेत्रीय नेटवर्क का प्रकार होता है, यानी बहुत बड़े क्षेत्र में ये प्रदान करता है नेटवर्किंग को। तो ये एटीएम जो है किसका उदाहरण हो जाएगा? वैन का। और इसको हिंदी में कह सकते हैं व्यापक क्षेत्रीय नेटवर्क। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्रामों को क्या कहते हैं जो वेब में नेविगेबल विंडो का काम करते हैं? नेविगेबल विंडो का मतलब जिस विंडो में आप लगातार प्रोसेस कर सकते हैं, गति कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं, उसके लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या करते हैं? प्रोग्राम प्रदान करते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर या और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो हमें किसी भी वेब में, वेब मतलब वेबसाइट में, ठीक है, किसी भी वेबसाइट में जाने के लिए पहुंच प्रदान करते हैं, ठीक, एक्सेस प्रदान करते हैं, उसको हम कहते हैं वेब ब्राउजर। जैसे गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है, उनको हम वेब ब्राउजर कहते हैं, जिनके माध्यम से हम वेबसाइट में जा सकते हैं, कोई सर्च कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? तो दोस्तों वर्चुअल मेमोरी जो है क्या होती है, ये पूछा गया है। तो इन विकल्पों में से चयन करते हैं, क्या होगा वर्चुअल मेमोरी का? फ्लॉपी डिस्कों के लिए बैकअप डिवाइस सभी आवश्यक होती है यदि आपके कंप्यूटर में कोई रैम ना हो। रैम में होती है हार्ड डिस्क की मेमोरी, जिसे सीपीयू एक्सटेंडेड रैम की तरह प्रयोग करता है। इसका सही आंसर होगा पहला। इसमें हार्ड डिस्क की मेमोरी होती है वर्चुअल मेमोरी, जिसे सीपीयू, सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और सीपीयू जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। सारे कंप्यूटर के प्रोसेस के कार्य, सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है सीपीयू के माध्यम से संचालित होते हैं, ठीक है। तो वहां एक्सटेंडेड रैम की तरह इसका प्रयोग किया जाता है। और रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह एक प्रकार की वोलेटाइल मेमोरी होती है, और यानी अस्थायी मेमोरी होती है, और यह जो है इसका बड़ा रूप यानी अस्थायी मेमोरी है। तो ये वर्चुअल मेमोरी इसका एक्सटेंडेड रूप है, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा वर्चुअल मेमोरी का पहला, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा कंप्यूटर को बताता है कि इसके कंपोनेंट्स को प्रयोग कैसे किया जाए? तो दोस्तों इसके कंपोनेंट को मतलब कंप्यूटर में ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो ये बताता है कि उसके जो घटक हैं, उसके जो प्रकार हैं, वो कैसे उपयोग किए जा सकते हैं? तो वो बताता है यूटिलिटी। यूटिलिटी में जैसे आप एंटीवायरस देखे होंगे, जानते होंगे एंटीवायरस, वो ये प्रदान करता है जब आपके सिस्टम या मोबाइल खराब या परेशान हो या उसमें ट्रबल हो जाए, उसको रोकने के लिए यूटिलिटी मदद करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा यूटिलिटी। आगे बढ़ते हैं। यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कनेक्ट करते हुए इंटरफेस के रूप में फंक्शन करते हुए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोसेस को मैनेज करता है? तो दोस्तों इसमें जो यूजर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, और इसको सबको कनेक्ट करके हमें कंप्यूटर को प्रोसेस करने का काम कराता है, वो क्या कहलाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? ये सारी चीजों को कनेक्ट करके और ऑपरेट कर सकते हैं। तो सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारे इसके अंतर्गत आएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बताने की तकनीक सुविधा को क्या कहा जाता है? इंटरफेस कहलाता है, ठीक। बहुत सारे ऐसे टर्म आएंगे कंप्यूटर के जो आपको परिचित ना होंगे या आपको पता ना होंगे, फिर भी उस टर्मिनोलॉजी को आपको ध्यान रखना है, याद रखना है कि कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच जो संबंध बनाने वाली टेक्निक है उसको हम कहते हैं इंटरफेस। क्या कहेंगे? इंटरफेस कहेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी प्रोग्राम की मशीनी भाषा में किया गया अनुवाद क्या कहलाता है? तो दोस्तों कोई भी प्रोग्राम हो उसको मशीन लैंग्वेज में यदि हम चेंज कर दिए हैं तो उसको हम कौन सा प्रोग्राम नाम बताएंगे? उसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है लक्ष्य या उद्देश्य, और प्रोग्राम तो जिस भी लक्ष्य उद्देश्य से प्रदान किया गया है, प्रोग्राम को बनाया गया है, वो मशीन भाषा में यानी कंप्यूटर की भाषा में उसको हम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहेंगे, ठीक। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। असेंबलर का कार्य क्या है? तो दोस्तों असेंबलर एक प्रकार का ट्रांसलेटर होता है, और इस ट्रांसलेटर का प्रयोग क्या होता है? तो इस ट्रांसलेटर का प्रयोग होता है असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में बदलना। यंत्र भाषा को हम मशीनी लैंग्वेज भी कहते हैं, मैकेनिकल लैंग्वेज। मैकेनिकल लैंग्वेज मतलब मशीन भाषा।
तो असेंबली भाषा निम्न स्तरीय की भाषा है, लो लेवल लैंग्वेज है, उसको मशीन लैंग्वेज में चेंज करने यानी कन्वर्ट करने का, ट्रांसलेट करने का काम जो करता है वो है असेंबलर। और असेंबलर एक प्रकार का क्या है भाई, ये जो है ट्रांसलेटर है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। लाइनक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? तो दोस्तों लाइनक्स जो सॉफ्टवेयर है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति इसको, जो यूजर है वो यूज कर सकता है और अन्य कार्यों में इसका प्रयोग कर सकता है। ठीक है, तो लाइनक्स में हम कोई भी प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसमें बंधन नहीं है कि आप वो चीजों को कर नहीं सकते। ठीक, तो लाइनक्स जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों की केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है? अस्थायी स्टोरेज मतलब कुछ समय के लिए रहता है और फिर गायब हो जाता है, वो है आपका रैम। ये क्यों? क्योंकि बिजली ऑफ तो डेटा समाप्त, डेटा क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। यानी जो भी आप सर्च कर रहे हो, अगर सिस्टम बंद हो गया, ठीक, तो वो जो डेटा रहेगा वो टैब से समाप्त हो जाएगा, हट जाएगा, उसको हम कहते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा रैम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट कितने प्रकार की होती है? तो वर्तमान समय में जो सूचना संचार प्रौद्योगिकी का सबसे महत्व बढ़ा है इस दृष्टि से कि सोशल मतलब सामाजिक, नेटवर्क मतलब जोड़ने या पहुंचाने का कार्य। तो सोशल नेटवर्किंग साइट ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नया क्रांति ला दिया है। आज संपूर्ण दुनिया एक ग्लोबल विलेज के रूप में बदल गई है और हम घर में बैठकर अमेरिका में बैठे किसी अपने परिचित संबंधी से बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल के थ्रू कर सकते हैं और बात कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। तो ये सारी चीजें सोशल नेटवर्क साइट के द्वारा हो रही हैं। और क्या करता है सोशल नेटवर्किंग साइट? सोशल नेटवर्किंग साइट हम ब्लॉगिंग कर सकते हैं, इमेज शेयर कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं, सोशल नेटवर्क बना सकते हैं, ऐसे बहुत सारे काम करते हैं। इसके आधार पर इसको 6 भागों में बांटा गया है। तो सोशल नेटवर्किंग साइट के कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार हैं। जैसे यूट्यूब, फेसबुक, ये सोशल नेटवर्किंग साइट है, राइट। इसके अलावा सोशल शेयरिंग में काम होता है इसका प्रयोग, सोशल इमेज में काम होता है, इसके अलावा माइक्रो ब्लॉगिंग के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो इसके 6 प्रकार हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की पहली आईटी नीति कब लागू की गई? तो दोस्तों आईटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सीधा संबंध कंप्यूटर से है। हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति रहे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ऐसे वैज्ञानिक थे जिनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, जनता के राष्ट्रपति तो कहा ही जाता है, लेकिन उन्होंने एक विजन इंडिया 2020 नामक पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने देश में आईटी सेक्टर के क्षेत्र में उन्नति के कई सारे विजन प्रस्तुत किए और कहा कि आने वाले समय में भारत आईटी सेक्टर के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ेगा और आईटी के क्षेत्र में हमारे देश की उन्नति देश को आगे ले जाने में बहुत ज्यादा सहायक सिद्ध होगी। वर्तमान सरकार भी इस दिशा में काफी प्रयासरत है। डिजिटल इंडिया अभियान इस दिशा में एक सार्थक कदम है और सरकार जो है राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य के स्तर पर लगातार प्रयास कर रही है। उसी क्रम में आईटी क्षेत्र को यानी डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने आईटी नीति अपनाई और इसमें क्या होगा, साइबर जो अपराध होते हैं उन पर भी नियंत्रण किया जा सकता है। इसके लिए पहली नीति 1999 में लाई थी, यानी ये फर्स्ट है, और 2016 में नई। तो ध्यान रखिएगा अगर प्रश्न पूछा जाए कि पहली कब लाई गई तो 1999 में, नई कब लाई गई 2016 में लाई गई। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जिला प्रशासन के लिए लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों जिला प्रशासन के लिए लॉन्च किया गया है कौन सा प्रोजेक्ट? तो ये बताता है कि जिला स्तर के आधार पर जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं, प्रशासन के जो कार्य हो रहे हैं उनका हम डिजिटलीकरण करें, यानी जिला प्रशासन के द्वारा जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनका जनता तक साधारण पहुंच हो, इसके लिए ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। और इसमें हम जो लोक सेवा गारंटी है, लोक सेवा गारंटी, इस
योजना के तहत जो भी कार्यक्रम हैं, जो भी प्रमाण पत्र बनवाने हैं, ये ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट यानी ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट में जाओगे आप तो बहुत सारी ये योजनाओं की जानकारी और इनको ऑपरेट कर सकते हैं आप, ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। तो ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। यह जो है देश में आईटी के प्रदेश में आईटी के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किया गया है कि जनता डायरेक्ट कंप्यूटर और आईटी से परिचित हो और ऑनलाइन सेवाओं का लाभ जो प्रदान किया जा रहा है सरकार द्वारा उसका त्वरित लाभ प्राप्त कर सके। ठीक है, उसको अदालतों या जो कार्यालय है वहां चक्कर न लगाना पड़े। नेक्स्ट प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो करंट को केवल एक ही दिशा में जाने की अनुमति देता है कौन सा है? तो वह है डायोड। डायोड एक ऐसी डिवाइस है जिसमें एक तरफ रेजिस्टेंस होता है स्टार्टिंग में और फिर लास्ट में भी एक यहाँ हाई रेजिस्टेंस होता है और इधर लो रेजिस्टेंस होता है, इसीलिए इसको एक ही दिशा में बहने की या जाने की अनुमति देता है, वो कहलाता है डायोड। क्या कहलाता है? डायोड कहलाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एम्पलीफायर जिसे ट्रायोड भी कहते हैं, इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो दोस्तों ट्रायोड जो होता है उसकी खोज एम्पलीफायर यानी एम्पलीफायर जो होता है, ट्रायोड जो होता है, इसकी खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक थे लीडे फॉरेस्ट। लीडे फॉरेस्ट का नाम ध्यान रखिएगा ट्रायोड या एम्पलीफायर के रूप में। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटर जिसे संधारित्र भी कहते हैं, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? तो दोस्तों कैपेसिटर आप विज्ञान में पढ़े होंगे, संधारित्र होता है और जब इसको हम साधारण भाषा में कंडेंसर भी कहते हैं। ठीक, ये फैन में लगा रहता है, मोटर में लगा रहता है, विद्युत मोटर में, और ये ऊर्जा बचाकर उसको बराबर मतलब सहयोग प्रदान करता है मशीन को संचालित करने में, और यह विद्युत ऊर्जा का संधारित्र होता है, विद्युत ऊर्जा को रोकने का काम करता है, सहयोग देने का काम करता है। इसका एसआई यूनिट क्या होती है, मात्रक क्या होता है? तो फैराड होता है, फैराड या फैराडे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका मात्रक फैराड या फैराडे होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फेसबुक का पुराना नाम क्या है? तो दोस्तों फेसबुक जो है सोशल नेटवर्किंग साइट है, और सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक की खोज यानी इसको निर्माण सबसे पहले किया था मार्क जकरबर्ग ने, और अन्य विश्वविद्यालय के सहयोग से किया था। पहले 2003 में जब किया गया था उसका नाम था 2003 में इसका फेसमैश, और जब 2004 में इसका नाम पड़ गया क्या? फेसबुक। 2004 में फेसबुक, और पहले जो है फेसमैश था मूल रूप से इसका नाम। ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और मार्क जकरबर्ग ने जब शामिल किया था उसको स्टार्ट में फेसमैश कहा गया था, बाद में इसका नाम फेसबुक पड़ा, और मार्क जकरबर्ग इसके सीईओ हैं, फाउंडर हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत में पहली ऑडियो सेवा ऑडिबल सुनो को लॉन्च की है? तो अमेजन ई कॉमर्स कंपनी है, और इसने भारत में ऑडिबल सुनो जो ऑडियो सेवा है उसको लॉन्च किया है, जिसके द्वारा हम किसी भी चीज को सुन सकते हैं ऑडियो के रूप में। और इसमें ये बचत होगी कि जो हम वीडियो देखते हैं उसमें ऐड वगैरह आते हैं, विज्ञापन, जिसमें हमारा समय 10 सेकंड 5 सेकंड व्यतीत होता है, खर्च होता है व्यर्थ में, उसको हम रोक सकते हैं, डायरेक्ट ऑडियो सुन सकते हैं। तो ये अमेजन ने लॉन्च किया है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। किस ऐप को भारत का ट्विटर कहा जाता है? भारत का ट्विटर कहा जाता है कू ऐप को। कू ऐप एक स्वदेशी ऐप है, भारत का ऐप है, जिसमें देश की सभी गतिविधियों की, चाहे वो धार्मिक हो, कहीं जो भागवत कथा प्रवचन है वो भी हो रहा हो, सब चीजें इसमें डाउनलोड होती हैं। तो सबसे ज्यादा जो दुनिया में चल रहा है ट्विटर, उसी तरीके से भारत में जो ज्यादा चल रहा है उसको कहते हैं कू ऐप, जो हर गतिविधियों से इसमें हम टेक्स्ट भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। तो ये ऐप जो है वास्तव में जो गतिविधियां हो रही हैं उनका प्रदर्शन के लिए लॉन्च किया गया है। तो कू ऐप में हम कोई भी पुस्तक को ऑनलाइन सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, सारे फीचर्स इसमें उपलब्ध हैं। कू ऐप, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक कदम आपकी ओर, एक कदम आपके लिए, यह किसका जो है ध्येय वाक्य है? तो दोस्तों यह जो ध्येय वाक्य है, एक कदम आपकी ओर, एक कदम आपके लिए, यह हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
तो इसमें जाहिर सी बात है कि जो आईटी सेक्टर से रिलेटेड कोई योजना है उसका ध्येय वाक्य होगा सरकार का, वो है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय ई शासन योजना, राष्ट्रीय ई शासन योजना, ठीक है। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान को राष्ट्रीय ई शासन योजना भी कहते हैं। और ये जो योजना है ये ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर के रूप में काम करने के लिए चलाई गई है, जिसमें कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन ट्रैक कर सकता है, अपने आवेदन की जानकारी ले सकता है, बहुत सारी गतिविधियों को ऑनलाइन में प्राप्त कर सकता है। तो शासन द्वारा चलाई गई योजनाओं की जानकारी ऑनलाइन डिजिटल रूप में जनता तक उपलब्ध हो, सुलभ हो और उसको जो व्यवस्थित प्रक्रिया है उसके तहत वो व्यक्ति घर बैठे प्राप्त भी कर सके। इसके लिए यह योजना एक कदम आपकी ओर, एक कदम आपके लिए चलाई गई। आपकी ओर यह इशारा करती है कि आपकी जानकारी के लिए और आपके लिए मतलब जो भी चीजों के आप पात्र हैं उसके लिए अप्लाई करें और बाकायदा आपको मिल जाएगा। जैसे कोई कंप्लेन करना है उसकी भी यहाँ जानकारी है, ठीक। तो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान इसी के तहत है। बहुत सारे जो लाइसेंस बन रहे हैं उसके आवेदन भी करना होता है तो ऑनलाइन कर सकते हैं। लोक सेवा गारंटी, आरटीआई, बहुत सारी चीजें ऑनलाइन हो रही हैं, ये इसी का हिस्सा है। और 2006 में ये योजना चालू की गई थी, ठीक, यूपीए सरकार द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अपराधी किसी व्यक्ति का हितैषी बनकर उसके बारे में ऑनलाइन जानकारी प्राप्त करता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं स्पूफिंग। यानी किसी व्यक्ति का परिचित बनकर, हितैषी बनकर, यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति फ्रॉड कर रहा है और वो फ्रॉड ऐसे कर रहा है कि वो अपनी जानकारी छिपाकर आपके भले की बात करता है। जैसे कोई व्यक्ति ये कहे कि हम आपका बैंक अकाउंट बंद हो गया है, उसको चालू करवाना चाहते हैं, तो आपको लगेगा वह हितैषी है और आपसे वो गोपनीय जानकारियों को हासिल कर लेता है पूछ करके, तो वो एक प्रकार के क्या है, स्पूफिंग है। तो ये कंप्यूटर के माध्यम से किया जा सकता है, इसको हम स्पूफिंग कहेंगे, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा सेल्फ हेल्प ग्रुप की प्रोडक्ट को सरकार द्वारा पहुंचाने की योजना कौन सी लॉन्च की गई है? तो दोस्तों आपने अभी देखा सन 2020 में जिस तरीके से कोविड-19 महामारी ने पूरे दुनिया में आतंक फैलाया, महान मानव त्रासदी का उदाहरण बना, लगभग 50 लाख से ज्यादा लोगों की असमय मौत हो गई। और इसके लिए सरकार ने ग्रामीण और पंचायती राज मंत्रालय के तहत एक प्रोडक्ट जो SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप को हम कहते हैं SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्व सहायता समूह, ठीक। गांव में ये ज्यादा चल रहा है। तो इस समूह के माध्यम से जो सामान बनाए जाएंगे, जो प्रोडक्ट यानी उत्पाद बनाए जाएंगे, उनको सरकार तक पहुंचाने के लिए यानी बेचने के लिए, उनको प्रमोशन करने के लिए कौन सी पहल लॉन्च की गई? दशरस कलेक्शन। दशरस कलेक्शन के माध्यम से जो SHG स्व सहायता समूह जो भी प्रोडक्ट बनाएगा, चाहे वो अगरबत्ती हो, पापड़ हो, कपड़े हो, स्वेटर हो, कुछ भी बनाए, गणवेश हो यानी ड्रेस, स्कूल के कुछ भी बना रहे हों, उनको सरकार जो है कलेक्शन करेगी। दशरस कलेक्शन के माध्यम से पहल लॉन्च की गई है और उनको बाकायदा उनके बनाए गए प्रोडक्ट का पैसा दिया जाएगा, फिर उसको मार्केट में बेचा जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ई कॉमर्स में EDI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों EDI का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरफेस। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरफेस जो है इसका सही आंसर है EDI का, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरफेस, ठीक है। इसमें हम ई कॉमर्स के माध्यम से जो हम डेटा है उसके माध्यम से उस कॉमर्स कंपनी की जानकारी प्राप्त करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में जान पाते हैं, तो EDI के माध्यम से जान पाते हैं, ठीक, ध्यान रखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। जो केवल एक ही टास्क को एक बार करने में सक्षम होता है उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्या कहा जाता है? उसको हम नैरो AI कहते हैं। नैरो AI कैसे? जो केवल एक टास्क को करने में सक्षम होता है उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नैरो AI कहते हैं। नैरो AI का मतलब जैसे गूगल असिस्टेंस, ठीक है, गूगल वॉइस असिस्टेंस। हम गूगल में वॉइस बोलते हैं और वो कैप्चर करके हमें जवाब देता है, तो वो गूगल वॉइस क्या करता है? एक समय में एक ही चीज को ग्रहण करता है, तो वो क्या है? नैरो AI। हालांकि समझ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें विकसित हो रही है, तो वो वॉइस को रिकॉर्ड करके उस चीज को पहले प्रोवाइड कराता है, उसके बारे में जानकारी, इंफॉर्मेशन। तो नैरो AI का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा, गूगल वॉइस
असिस्टेंस। इसके अलावा एप्पल का एक सीरा है, वो भी इसको प्रोवाइड कराता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे प्रोटोकॉल जिनका प्रयोग सेलुलर फोन द्वारा सर्विस प्रोवाइडर के कंप्यूटर का संपर्क करने में होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ये होता है यूएसएसडी। यूएसएसडी का फुल फॉर्म होता है अनस्ट्रक्चर्ड सर्विस डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड सर्विस डेटा, ठीक है। चलो, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक। हाँ, एफटीपी, मेल्टो, न्यूज, टेलनेट किसके उदाहरण हैं? तो दोस्तों ये जो उदाहरण हैं, ये उदाहरण हैं आपके एफटीपी, सेपरेटर, न्यूज, टेलनेट और हाँ, ये जो है प्रोटोकॉल के उदाहरण हैं। किसके हैं? जैसे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मेल्टो, न्यूज, टेलनेट, ये सभी प्रोटोकॉल हैं और इसके माध्यम से हम अलग अलग चीजों को ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटोकॉल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यूआरएल के भागों को, एक भागों से दूसरे भाग को अलग करने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? यूआरएल क्या होता है? यूआरएल होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल बराबर होता है यूनिफॉर्म, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है कंप्यूटर में क्वेश्चन में ज्यादा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। और इसके अलग अलग भागों को अलग अलग करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए अलग भागों को अलग करने के लिए हम सेपरेटर का प्रयोग करते हैं, जैसे HTTP, ठीक है। HTTP क्या हो गया? जैसे मान लीजिए ABCD डबल फिर HCDSQ मान लीजिए, ठीक। फिर पॉइंट, फिर ऑब्लिक, फिर स्टार, फिर ऑब्लिक, फिर SKY, ऐसे है अगर। तो इसमें ABCD क्या है? डोमेन नेम है, या यूं कहें कि एड्रेस है। ये एड्रेस है, सिंपल एड्रेस है, डोमेन नेम नहीं है, ये सिंपल एड्रेस है। लेकिन इसमें जो डिवाइडर है, ये जो अलग अलग, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गए, किसके माध्यम से? इसके माध्यम से अलग हो गया। तो ये जो अलग अलग हैं, इनको हम कहते हैं सेपरेटर। सेपरेटर का मतलब पृथक करने वाला, पृथककारी, ठीक है। और ये होते हैं चिन्ह, केवल चिन्ह, केवल चिन्ह का प्रयोग करते हैं सेपरेटर में। किसी भी लेटर यानी ऑब्जेक्ट का जो अल्फाबेट है उसका उपयोग नहीं करते, कोई नंबर भी यूज नहीं करते सेपरेटर में। तो इसमें ध्यान रखिएगा, जो एड्रेस होता है, एड्रेस में जो सेपरेटर होते हैं वो केवल चिन्ह होते हैं। ऑब्लिक का चिन्ह हो सकता है, स्टार है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है सेपरेटर। चलो आगे बढ़ते हैं। डोमेन नेम में अधिकतम कितने कैरेक्टर हो सकते हैं? तो दोस्तों कोई भी डोमेन नेम, जैसे डोमेन नेम क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपका कोई मेल आईडी है @gmail.com, तो ये क्या है? डोमेन नेम है, ठीक है। और इधर क्या होता है? यूजर नेम होता है। तो डोमेन नेम कितने बिट का हो सकता है? अधिकतम 64 बिट, 64 बिट का हो सकता है अधिकतम इसका आकार, ठीक है। ये मशीन की यूनिट है शब्दों के मापने की, तो 64 बिट का आकार अधिकतम हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। विश्व का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट कहाँ बनाया गया, कब बनाया गया था? तो विश्व का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट जो है कब बनाया गया था, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो सबसे पहले 1972 में बनाया गया था जापान में, ठीक है। सबसे पहले जापान में 1972 में बनाया गया था ह्यूमनॉइड रोबोट। ह्यूमनॉइड रोबोट का मतलब ये होता है जो इंसान की तरह दिखता है, ऐसा रोबोट जिसको बना दिया जाए तो इंसान की तरह दिखे, ठीक। तो उसको ऐसी संरचना में बनाना, ये 1972 में जापान द्वारा बनाया गया था पहली बार। चलो आगे बढ़ते हैं। डोमेन नेम में शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में किया गया था? तो ये पुस्तक है रन अराउंड, ठीक है। रन अराउंड पुस्तक में रोबोटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले मिलता है। और ये रोबोटिक्स शब्द जो है रोबोट के अध्ययन से संबंधित है, ठीक। इसमें रन अराउंड नामक पुस्तक में इसका शब्द का पहला प्रयोग देखा गया है। और इसके आगे क्वेश्चन है, रोबोट के हाथों के आगे के भाग को क्या कहते हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? रोबोट के आगे के भाग को क्या कहते हैं? जैसे रोबोट है, ठीक,
इसका जो आगे का भाग है, मान लीजिए ये क्या है, पंजा है। पंजा को हम कहते हैं एंड इफेक्टर्स। क्या कहते हैं? एंड इफेक्टर्स कहते हैं। और ये जो हाथ है, यानी इसको हम कहेंगे भुजा। तो भुजा यानी हाथ, और ये जो पंजा है, पंजा को हम कहेंगे एंड इफेक्टर्स। यही है रोबोट के हाथ के आंगों का भाग, ठीक है, आगे का भाग। और जो पूरा भुजा है यानी मध्य का भाग, इसको हम क्या कहेंगे? मैनिपुलेशन। तो यदि भुजा पूछे, रोबोट की भुजा, उसको हम कहेंगे मैनिपुलेशन, और जो पंजा है उसको हम कहेंगे एंड इफेक्टर्स। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा गुण रोबोट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सहायता करता है? यानी रोबोट में ऐसा क्या लगाया जाता है, रोबोट की ऐसी क्या विशेषता है जो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में मदद करता है? वो होता है लोकोमोशन। लोकोमोशन क्या होता है? एक प्रकार से ये पहिया हो सकता है, पहिया या धुरी, या पंख हो सकता है, या रोलर हो सकता है। उसके नीचे रोलर लगा दिया जाए, तो या उसमें पंख लगा दिए जाए उड़ने के लिए, या धुरी लगा दिया जाए, पहिया लगा दिया जाए, जिससे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। उसको हम लोकोमोशन कहते हैं। हम उसको क्या कहते हैं? लोकोमोशन। वो उसकी क्वालिटी को, रोबोट की उस क्वालिटी को हम क्या कहेंगे? लोकोमोशन। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा शाखा रोबोटिक्स का भाग नहीं है? तो दोस्तों, ये जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग है रोबोटिक्स के अंतर्गत आएगी। मेडिकल इंजीनियरिंग, मतलब मेडिकल में भी रोबोट का प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रिकल में भी करते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग इससे संबंधित नहीं है। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। केमिकल इंजीनियरिंग से संबंध नहीं रखता है। नेक्स्ट, ऐसे रोबोट जो अंग प्रत्यारोपण के काम आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों, जो अंग प्रत्यारोपण में उपयोग करते हैं, मेडिकल के क्षेत्र में रोबोट की सबसे बड़ी क्रांति है, जिसके माध्यम से हम कोई भी अंगों का जो है शरीर में स्थापित कर सकते हैं, उसका प्रत्यारोपण करा सकते हैं सेल के माध्यम से। ठीक है, तो वो कहलाते हैं ऑगमेंटिंग रोबोट। ऑगमेंटिंग रोबोट जो है इसके उदाहरण है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ड्रोन भीम का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों, ड्रोन क्या होते हैं? ड्रोन विज्ञान के द्वारा, यानी वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए गए जो हवाई उपकरण होते हैं, जिसके माध्यम से हम कोई भी दवा, कोई भी निगरानी कर सकते हैं कैमरों के माध्यम से। ठीक है, तो ड्रोन जो है, ड्रोन भीम के नाम से बनाने वाली जो संस्था है वो IIT खड़गपुर है। और खड़गपुर जो है पश्चिम बंगाल में स्थापित एक IIT संस्थान है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, देश का सबसे बड़ा पुराना संस्थान IIT। और यहाँ जो है ड्रोन भीम का निर्माण किया गया है, और इस भीम के माध्यम से जो हमारे देश की बाउंड्री लाइन है, सीमा है, उसकी निगरानी करने के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। GIC का पूर्ण रूप क्या होता है? तो दोस्तों, GIC जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ग्लोबल इनोवेशन सेंटर। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका फुल फॉर्म? इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ग्लोबल इनोवेशन सेंटर। मतलब किसी भी चीज में आप नवाचार करने के लिए, कंप्यूटर के क्षेत्र में एक नई नई तकनीकों को इजाद करने के लिए, उसको अप्लाई करने के लिए सेंटर के रूप में रिसर्च का काम करेंगे, उसको हम कहेंगे ग्लोबल इनोवेशन सेंटर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। DRDO द्वारा बनाया गया मानव रहित ड्रोन हवाई जहाज कौन सा है? DRDO द्वारा, तो नेत्र द्वारा बनाया गया है, ये मानव रहित ड्रोन है। ठीक, इसका आंसर ध्यान रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेत्र के द्वारा सीमा रेखा की निगरानी की जाएगी। जो रोबोट अपने पंखों की सहायता से पक्षियों की भांति उड़ता है उसको हम कहते हैं ऑर्निथोप्टर रोबोट। मतलब जिसमें पंख लगा दिए जाए लोकोमोशन के लिए और वह पक्षियों की भांति उड़ने लगे, उसको हम क्या कहेंगे? ऑर्निथोप्टर रोबोट। ऑर्निथो से संबंध रखते हैं। ऑर्निथो शब्द का प्रयोग पक्षियों के संबंध में किया जाता है, यानी ऐसी कोई वस्तु, ऑब्जेक्ट जो उड़ने में सक्षम हो, फ्लाई करे, उसको हम ऑर्निथो कहेंगे। और ऑर्निथोलॉजी का संबंध पक्षियों के अध्ययन से होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नागरिकों को प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए न्यायिक सेवा प्रदान करने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों, भारत में जो मंत्रालय है विधि और न्याय मंत्रालय है, कानून एवं न्याय मंत्रालय, तो वहां से लोगों को त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए, न्यायिक सेवा की जानकारी के लिए, जैसे बहुत सारे केस पेंडिंग होते हैं कोर्ट में,
उन कोर्ट की जो सुनवाई है उसमें क्या हुआ, क्या अपडेट हुआ, उसका एक आम व्यक्ति जो केस लड़ रहा है वो यदि वहां से कॉपी लेगा उसको फीस देनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा चार्ज लगेगा। इसके लिए सरकार ने ई कोर्ट की अवधारणा लाई और उसके माध्यम से ई सुनवाई, ई साक्ष्य प्रस्तुत करना डिजिटल रूप में, और डिजिटल रूप में अपने केस का स्टेटस जान सकना, ठीक है। और बहुत सारे इसमें सुनवाई के लिए ऑनलाइन उपस्थिति को भी इसमें लॉन्च किया गया है, ठीक। कोरोना के समय में जब लोग डायरेक्ट कोर्ट तक नहीं जा सकते थे तो ई कोर्ट की अवधारणा इस क्षेत्र में लाकर एक बड़ी क्रांति के रूप में आई है। इससे त्वरित केस का निपटारा भी हो सकता है। तो ये ई कोर्ट इसके अंतर्गत एक पहल है, ध्यान रखिएगा। और इसको हम सूचना प्रौद्योगिकी से जोड़कर देख सकते हैं। माइका 21 किस मंत्रालय की ई गवर्नेंस कार्यक्रम के अंतर्गत आया है, ठीक। तो ये जो है कारपोरेट मंत्रालय के अंतर्गत आया है, जिसके माध्यम से कारपोरेट मंत्रालय, निगम मंत्रालय, अन्य विभागों के साथ जोड़ करके आईटी के सेक्टर में आगे बढ़ाने का काम करेगा, ठीक। तो ध्यान रखेंगे कारपोरेट मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं। मेरी सरकार कार्यक्रम कब चालू किया गया? दोस्तों, जो वर्तमान सरकार है, ठीक, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो इन्होंने अपने शासन समय में एक कार्यक्रम लॉन्च किया mygov.in। mygov.in में इसका मतलब होता है मेरी सरकार। इस कार्यक्रम को 26 जुलाई 2014 को लॉन्च किया गया और इस कार्यक्रम को टू वे कम्युनिकेशन के लिए लॉन्च किया गया। मतलब इस वेबसाइट के माध्यम से, mygov.in के माध्यम से आप सरकार की योजनाओं को जान सकते हैं, सरकार के कार्यक्रमों को जान सकते हैं, सरकार के जो लेटेस्ट अभियान चलाए जा रहे हैं उनसे जुड़ सकते हैं और आपको फीडबैक भी मिलेगा। आप कोई कंप्लेन कर सकते हैं तो वहां से आपको फीडबैक भी मिलेगा। तो बाकायदा इस तरीके से इस सरकार के कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। मेरी सरकार कार्यक्रम नाम है, 26 जुलाई 2014 को लॉन्च किया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। पेंटियम चिप का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों, चिप के क्षेत्र में पेंटियम चिप का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक हैं विनोद धाम, और इन्होंने इंटेल कंपनी में काम किया और इंटेल के क्षेत्र में इन्होंने पेंटियम चिप का आविष्कार करके बड़ी ख्याति अर्जित की। उनका नाम है विनोद धाम। नीति आयोग के अनुसार साइबर अपराध के कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों, नीति आयोग भारत का नीति निर्माण का एक थिंक टैंक है। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और यह देश में योजना आयोग के स्थान पर 2015 में बनाया गया है, ठीक। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और देश में जो योजनाएं चल रही हैं उसका एक प्रारूपण करने के लिए विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सहयोग से जो बनी गवर्निंग काउंसिल होती है वो किसी भी योजना को विस्तार रूप देने का काम करती है। यह सहकारी संघवाद का यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक अच्छा उदाहरण है, जिसमें राज्यों के विकास से राष्ट्र के विकास की परिकल्पना को साकार रूप दिया जा रहा है, ठीक। देश के विकास कैसा हो, इसमें राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है, राज्यों से अपने अपने व्यू पॉइंट्स लिए जा रहे हैं। तो इन्होंने यानी नीति आयोग ने अपराधों के बारे में बात कहा है और ये 4 प्रकार के अपराध बताए हैं। जैसे एक होता है साइबर, यानी जो साइबर क्राइम होते हैं, साइबर के नाम से जाना जाता है जो भी कंप्यूटर क्षेत्र में या डिजिटल क्षेत्र में हो रहे हैं। तो साइबर जासूसी एक बताया, एक हमला बताया यानी साइबर अटैक, एक साइबर वार यानी युद्ध, साइबर वार मतलब साइबर युद्ध, एक साइबर टेररिज्म मतलब आतंकवाद। तो इस प्रकार से उन्होंने 4 प्रकार बताए हैं, साइबर जासूसी, साइबर हमला, साइबर युद्ध, साइबर आतंकवाद। तो इसके 4 प्रकार हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। वायरस की दुनिया का पहला वायरस कौन सा है? तो दोस्तों, ये कंप्यूटर वायरस के संबंध में बात कर रहा है, बीमारी का जीव विज्ञान से संबंध नहीं है। कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो किसी भी कंप्यूटर में भेज दिया जाता है किसी भी लिंक के माध्यम से या किसी मेल के माध्यम से, जिसमें कोई व्यक्ति अगर उसके सिस्टम में पहुंच गया तो उसकी फाइल को करप्ट कर सकता है, उसके सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस तरीके से वायरस जो पहला आया था क्रीपर था, और क्रीपर वायरस जो है इस क्षेत्र में सबसे पहला वायरस था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्रिप्टो लॉकर वायरस कब आया था? क्रिप्टो लॉकर वायरस सन 2013 में आया था। सन 2013 में आया था क्रिप्टो लॉकर वायरस। यह ईमेल के द्वारा भेजा जाता था और जो भी व्यक्ति उसको ओपन कर देता था तो उसका जो सिस्टम होता था, कंप्यूटर होता था, वो लॉक हो जाता था। इसको हम क्रिप्टो लॉकर कहा गया।
क्रिप्टो लॉकर मतलब डिजिटल रूप से जाता था। 2013 में इसको लॉन्च किया गया था, यानी वायरस बनाए भी जाते हैं, ठीक है, जो दूषित उद्देश्यों से ठीक दूसरे को प्रेषित कर दिए जाते हैं। 2013 में इसको देखा गया। भारत में ई कॉमर्स कंपनी, ई कॉमर्स का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत में ई कॉमर्स यानी ई मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए के बैट सोरेन व्यक्ति थे। इन्होंने इस दिशा में काफी प्रयास किए, बहुत सारी वेबसाइट्स के माध्यम से ई कॉमर्स को यानी व्यापार को इंटरनेट के माध्यम से संचालित करने की पहल करी। उनका नाम है के बैट सोरेन, ठीक है, ध्यान रखिएगा।